गर्मी जिसको हम लोग ग्रीष्मकालीन कहते हैं, नामी है, बड़ा भयावह है। और इस गर्मी में पशुधन को, मानव समाज को सन स्ट्रोक की समस्याएं होती हैं। मतलब लू लग जाना ये महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। वैसे ही चाहे वो उद्यान की फसल में फल वाली फल हो, चाहे सब्जी फसल हो या फूल की फसल हो, इनको भी लू लगने की संभावनाएं होती है। याद रखें किसान भाइयों, लू से बचाना है तो किसान भाइयों को समय समय पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। बात आती है कि सिंचाई कब कब करें और दिन में किन किन समय पर करें। तो किसान भाई विशेष ध्यान रखें, सूर्योदय के समय यानी 6 से 7 बजे अगर किसान भाई लोग सिंचाई करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो सीधे शाम के समय किसान भाइयों को सिंचाई करनी चाहिए। यदि किसान भाई टपक सिंचाई के माध्यम से उद्यान की फसल ले रहे हैं तब तो कभी भी सिंचाई किसान भाई कर सकते हैं। बात आती है कि जब हम लोग खुले वातावरण से जब घर जाते हैं तब हम लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा रुक के पानी पीना चाहिए। तो कभी भी किसान भाई विशेष ये ध्यान रखें कि धूप निकलने के बाद सिंचाई किसी भी अवस्था में उद्यान की फसल में नहीं करनी चाहिए। और साथ में ये ध्यान रखें, जब फल उद्यान किसान भाई लगाए हैं और छोटे पौध हैं तो शेड नेट के माध्यम से या मचान बना के लू से पौध को बचा सकते हैं। मतलब पौध के पेरीफेरी में या तो शेड नेट लगा दें किसान भाई, या तो पैरा या पुआल से किसान भाई पौध को कह दीजिए ढक दें। तो इससे पौध का जो लू लगने की समस्याएं हैं वो नहीं होती। और विशेष रूप से ये ध्यान रखें किसान भाई, सूर्योदय के समय या शाम के समय ही सिंचाई किसान भाइयों को करना चाहिए। तो इस तरीके से गर्मी के दिन में उद्यान की फसल को बहुत आसानी से किसान भाई लोग बचा सकते हैं। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं। जन जन में इस पार्टी ने है विश्वास जगाया। हम सब ने मिलकर विकास का परचम फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हो तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए।
कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तू हरमन के स्वागत है। आज तो मैं ही कही हूँ संगी हो का धन धन रे मोरे किसान, धन धन रे मोरे किसान। अरे मैं तो तोला जाने हो संगी, मैं तो तोला माने हो संगी, भुइया के भगवान। धन धन रे मोरे किसान। संगवारी हो, अभी हरा हरा झान चलत है, तरीम भोमरा तिपे है, छल 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 पसीना निकलत है। मौसम बड़ा गर्म है संगवारी हो। तुम मन जानबे करता हो कि मौसम के हिसाब से चाहे जीव हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे फसल हो, सबों के देख रेख करना बहुत जरूरी होते। और हमारे छत्तीसगढ़ में ये मौसम में हमारे संगवारी में मूंग और उड़द के खेती घलो बहुत करते संगी हो। तो ये इस अभी के जो मौसम है तेन हिसाब से देख करके मूंग और उड़द के खेती काबर करे जाए, कैसे करे जाए, एक बारे में आज हम आप मान जानकारी देवो संगी हो। और तुमन तो जानत हो ना कि आज तुमर मन में आज के विषय से संबंधित कुछ भी सवाल आही तो तू मन हमन सीधा फोन लगा करके पूछ सकत हो। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में पहुँचे हुए सस्य विज्ञान के वैज्ञानिक श्री एस टुटेजा जी, आपके स्वागत है। जय जय जोहार। और ये कीट रोग के जानकार वैज्ञानिक वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे श्री नरेंद्र लाखपाले जी आए हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत। जय जोहार। संगी हो, तुमला अगर सवाल पूछना हो है तो तुहू मन है ना, मैं दे नंबर बतावत हूँ, 3 नंबर में सीधा फोन लगा के तुम पूछ सकत हो। 1800-233-9418। हाँ संगवारी हो, ये जो नंबर है तो उन नंबर में तुमन फोन लगा हा, तुम्हारे सवाल के जवाब तुरते हमारे वैज्ञानिक बंदी ही। तो सर आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हमें शुरू करें कि ये उड़द और मूंग की खेती हमारे किसान मन काबर करे, का ओखर महत्तम है, का ओखर फायदा है, ये लखर बारे में बताओ। देखिए मैं कहूँ तो दलहनी फसल के बहुत ज़्यादा फायदे हैं और इसलिए हम कहते भी हैं किसान भाई को, जो पहले कहते थे कि फसल चक्र अपनाएं, मतलब जब हम फसल चक्र अपनाते हैं तो ऐसी फसल को लेना चाहिए जिससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ते रहे। अच्छा, फसल चक्र माने का होते? फसल चक्र माने कि जैसे कभी हम एक फसल यदि अनाज की ले रहे हैं तो दूसरे दलहनी लें। अच्छा। एक ज़्यादा पानी मांगने वाली है तो दूसरा कम पानी वाले को लें। एक गहरी जड़ वाली है तो दूसरा कम जड़, जिससे क्या है कि पूरा का पूरा फायदा हमको मिले। जी जी। तो अब जो है कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति बनी रहे, इसलिए कहते हैं कि साल में जो एक बार हरी फसलों जरूर लेना चाहिए। और खासकर ये जो मौसम है ग्रीष्मकालीन मौसम, ये मूंग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जी, आपने 1 मिनट रोकोगे सर? पहले वो किसान भाई फोन तिला ले सर। हाँ, हेलो भैया, राम राम। राम राम भैया, कौन बोला था संगी? मैं सहसपुर लोहारा धनिया खुर्द जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से गुनेराम राजपूत बोला। अरे राजपूत जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। हाँ पूछो संगी, क्या पूछना चाहा था? उड़द का खेती करना चाह रहे हैं तो कौन सा वैरायटी के बारे में बताना। अच्छा अच्छा। राजपूत जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यदि हमको किसी भी फसल से यदि अच्छा उत्पादन लेना है तो सबसे पहले हमको उसकी उन्नतशील जातियों को लगाना चाहिए। जी जी। उन्नतशील जाति मतलब कि जो ज़्यादा उत्पादन भी देती हो, उसमें बीमारी कीट के लिए प्रतिरोधकता भी हो। तो जैसा कि राजपूत ने जी कहा कौन कौन से जाति लगाएं, तो देखिए इसका जो जाति है प्रमुख, राजपूत जी चाहें तो लिख भी सकते हैं। देखिए इसमें इंदिरा उड़द प्रथम, ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से निकाली गई है, अच्छी जाति है। दूसरा TU94-2 और TPU4 जाति भी है। और जो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से जाति निकाली गई है इंदिरा उड़द, ये तीनों की तीनों जातियाँ बहुत अच्छी हैं। पंत उड़द 31 भी आती है, ये भी बहुत अच्छी जाति है। तो आपको चाहिए कि इस चारों जातियों में जो भी चाहे आप इस जाति को चयनित कर लें। और ख़ासकर जब इन जातियों के बीज को लगाएंगे तो याद रखें कि चूँकि ये दलहनी फसल है, बीज उपचार जरूर कर लें। इसमें 2 प्रकार का बीज उपचार होता है। पहला बीज उपचार तो हम ये कहते हैं कि इसको फफूंदनाशक दवा से उपचारित करके लगा लें, तो जिससे जो बीमारी आती है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं, इस बीमारी का प्रकोप कम कर सकते हैं। और दूसरा कि राइजोबियम कल्चर, जैसे कि बताया कि जो दलहनी फसल होती है जी जी, उसके जड़ में एक बैक्टीरिया होते हैं, इसको राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं इसको। और ये वायुमंडल से नाइट्रोजन खींच के ज़मीन में इकट्ठा कर देते हैं। तो नाइट्रोजन बढ़ने से दूसरा क्या है कि ये हरी खाद का रूप में भी काम करता है और इससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इसलिए हम हमेशा किसान भाइयों कहते हैं, चूँकि ये कम अवधि वाली फसल है, तीनों मौसम में लगाई जा सकती है, तो कोई ना कोई मौसम में, खासकर इस मौसम में
इसका उत्पादन बहुत अच्छा आता है। जी, बीजा की मात्रा खोलो बता दो। हाँ, इसका बीजा की जो मात्रा है ये 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में है जी। और किसान भाई के पास यदि साधन है तो इसको कतार में लगाना चाहिए। कतार में लगाने से क्या है, सब पौधे को बराबर सूर्य का प्रकाश मिलता है, वृद्धि अच्छी होती है। तो इसको हमेशा कतार में लगाएं, बीज उपचार करके लगाएं, उन्नतशील जाति का प्रयोग करें। तो जैसा कि बता रहा था, क्योंकि गर्मी का मौसम है, इसमें ये बहुत कम अवधि वाली फसल है, मतलब 60 से 80 दिन वाली जाति आपको मिल जाएगी। तो बहुत ही कम प्रबंध में, चूँकि गर्मी में उत्पादन अच्छा होता है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है, तो हमको जरूर दलहनी फसल साल में एक मौसम हमको जरूर लेना चाहिए। ये एक बहुत महत्व के बात बताए आप। अच्छा सर, लाखपाले सर, ये मौसम के हिसाब से भी ये समय में ऐसे कौन कौन से बात है जो ने फसल नुकसान पहुंचाते, रोग राई जो नाथ हो ही, और जेखर बारे में हमारे किसान भाई सावधान रहें। हाँ, तो जैसे अभी टुटिया साहब ने बताया कि अगर हमको अच्छा उत्पादन चाहिए तो कतार में लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि 8-10 कतार के बाद एक कतार छोड़ दें, जिसको हम चलने के लिए रास्ता समझ सकते हैं, पगडंडी जैसा। उससे क्या होगा कि जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा तो हमको जो भी खाद पानी देना है, खरपतवार निकालना है, पानी देना है, और साथ में हम जो कीड़ा लगेगा, रोग आएगा, उसका हम ठीक से उसका निरीक्षण कर सकते हैं जी। देख सकते हैं कि कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा है, कोई बीमारी तो नहीं लग रहा है जी। ये तो पहली बात किसान भाई को ख्याल रखना चाहिए। दूसरा ये है कि अभी जो मौसम है, इतना गर्मी का मौसम, इस समय जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, ये रस चूसने वाले कीड़े ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचाते हैं। खास करके दिन के समय तो पत्ती के नीचे छुपे रहते हैं, और जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है, उसकी गर्मी जब कम हो जाती है, तब ये नुकसान करना शुरू करते हैं, पौधे का रस चूसना शुरू करते हैं। और साथ में क्या करते हैं, ये तो कीड़े रस चूस के उस पौधे को नुकसान करते हैं, उपज में कमी लाते हैं। साथ में क्या करते हैं कि जैसे सफ़ेद मक्खी नाम का जो कीड़ा है, ये एक विषाणु फैलाने का कार्य करता है, वायरस फैलाने का कार्य करता है, जिससे उड़द और मूंग दोनों के पौधों में पीला मोज़ेक नाम का बीमारी लगता है। चूँकि विषाणु के लिए कोई दवा अभी उपलब्ध नहीं है कि अगर विषाणु रोग का संक्रमण हो जाए। ये पीला मोज़ेक के चिन्हारी का है सर लक्षण? पीला मोज़ेक को किसान भाई ऐसे पहचान सकते हैं कि उसमें जो पत्ती जिसमें संक्रमण हुआ है, तो सामान्य पत्ती हमको हरा दिखाई देता है, लेकिन जिसमें विषाणु का संक्रमण हो जाता है, उसमें छोटे छोटे पीले पीले दाने हमको शुरुआत में दिखते हैं। अच्छा। ये दाने धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, जैसे हमारे घर का मोज़ेक फर्श होता है, कुछ ऐसा हो जाता है, उसमें हल्का पीला और हरा रंग दोनों हमको दिखाई देता है चकते चकते के रूप में। और जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, ये जो पीला रंग है ये पूरा पत्ती को घेर लेगा, और पत्ती का हरा रंग है वो ख़त्म हो जाएगा। ये दूर से पौधा हमको खेत में दिखाई देता है। तो ये विषाणु के द्वारा होता है, जिसको सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। चूँकि विषाणु रोग की कोई दवा नहीं उपलब्ध है, इसलिए किसान भाई को जो वो सफ़ेद मक्खी है उसका नियंत्रण करने की सलाह दी जाती है। तो नियंत्रण करने के लिए सबसे अच्छा ये होगा कि शुरुआत में जो मैंने कहा कि जो हम चलने के लिए रास्ता छोड़ेंगे, उस रास्ते से हम रोज निरीक्षण करें अपनी फसल का। अच्छा। और जब भी आपको इक्का दुक्का पौधा विषाणु से ग्रसित दिखाई दे, तो उसको जड़ सहित उखाड़ दें, उसको किसी एक बोरे में या पॉलीथीन में जमा कर लें और खेत से दूर ले जाके उसको पहले नष्ट कर दें। लाखपाले सर 1 मिनट रुको था, किसान भाई फोन पे लिए। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ संगी, कौन बोला था? जय जोहार महोदय। जय जोहार, जय जोहार। कौन बोला था भैया? मैं ग्राम हीरापुर से खेमचंद साहू बोला था। हाँ जी खेमचंद साहू जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। अच्छा, पूछा पूछा। जय जोहार भैया। हाँ पूछो। मोर प्रश्न ये है महोदय कि हमन जो उड़द और मूंग लगा था, हाँ हाँ, तो ओमे का है हमन किसान भाई सबसे ज्यादा समस्या होते कि जो उड़द है और मूंग जो है ओमे उगता रोग हो जाते पीलापन। अच्छा। तो ओकर से हमरा निजात कैसे मिले, एकर बारे में थोड़ा बता रहे हो? हाँ उगता। तो अभी तो हम चर्चा कर रहा था कि जो पीला मोज़ेक नाम के बीमारी के बाद चलत है, तो जो आप कहे कि पाना पीला पड़ जाते, एक तो ये कारण है कि ओकर पाना पीला पड़ जाते विषाणु रोग के कारण। तो ओकर जो रोग वाहक है सफ़ेद मक्खी, ओकर हमन नियंत्रण करना चाहिए। तो जो पौधा मन उखाड़ के दूर ले जाके पहले नष्ट कर देवन, और बाकी जब का स्वस्थ पौधा बचे है ओकर ऊपर सांझ के बेरा में थाइमिथॉक्साम नाम के जो दवा आते, एकर दवा ये दवा ला हमन ला छिड़कना चाहिए।
6 से 7 ग्राम दवा प्रति टंकी पानी में घोल बना के और उसका छिड़काव सांझ के बेरा में करना चाहिए। काबर जो रस चूस या कीड़ा है ये सांझ के बेरा में ज़्यादा रस चूसते, वो समय अगर हम डालबो तो ज़्यादा अच्छा है। जी जी, तो सर एक छोटे से संदेश है संगवारी हो, एक छोटे से संदेश है और बाद से फिर आवत हम आपके सेवा में और आज के विषय में चर्चा करो। कहाँ चले? वही सब हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे 4 क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ। भाव कहाँ खा रहे? भाव तो दिए हैं। दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए हैं। खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा भी। पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। चलो। विराम के बाद संगवारी हो आप मन के फिर एक बार स्वागत है। आवाज आज के हमारे जो विषय है कि उड़द मूंग के उन्नत खेती मौसम में कैसे कर जाए तेन लागे बढ़ावत हन। सर एक किसान भाई के फोन आए थे पहले ले थन। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोला थे जी? हाँ राम राम जी, मैं चुड़िया से प्रकाश साहू बोला तो जिला राजनांदगांव से। अरे प्रकाश साहू जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार भी है। हाँ जय जोहार। पूछा संगी का पूछना चाहता? हाँ सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम मूंग के मतलब छिड़काव करना चाहता हूँ तो मैं उपचारित बीज हम उपचार करके बोना चाहता हूँ तो हम का कर सकते हैं? देखिए साहू जी की जो दलहनी फसल है इसमें बीज उपचार के लिए 2 प्रकार से हम उपचार करते हैं। पहला तो जैसे बताया कि इसमें फफूंद नाशक दवा का हमको उपचारित करना चाहिए, जिसमें कई दवा हैं, कार्बेंडाजिम है, और दूसरी जो दवा है 2.5 से 3 ग्राम जो है प्रति किलो बीज के हिसाब से इसको उपचारित कर लें। कैसे करें तो बता दो। हाँ, जैसे कि अपन बीज ले रहे हैं, जैसे कि 1 किलो बीज के हिसाब से उसको 3 ग्राम को लेके उसको अच्छी तरीक़ा से मिला लें। तो जैसे 10 किलो बीज है तो 30 ग्राम लें। जैसे बताया कि एकड़ में जो है इसमें जो है एकड़ में 8 किलो बीज लगता है तो लगभग 20 ग्राम 25 ग्राम इसको दवा को लेके अच्छी तरीक़ा से उसको मिला लें। अच्छा, वो भूल कर थे पाउडर रहता है। अच्छा, जी। और दूसरा कि बताया कि इसमें दलहनी फसल में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं इसको बढ़ाने के लिए इससे भी उसका उपचारित करना चाहिए। अच्छा। तो इसकी जो मात्रा रहती है 5 से 10 ग्राम, इसको जो हम पहले फफूंदनाशक दवा से उपचारित किए हैं उसके बाद इससे उपचारित करना चाहिए। किसान भाई साहू जी ध्यान देंगे कि इस प्रकार का गलती नहीं करेंगे कि पहले राइजोबियम बैक्टीरिया से उपचारित करें और फिर फफूंदनाशक दवा से। इससे उल्टा हो जाएगा। ये सावधानी जरूरी है। तो इस सावधानी को जरूर दें कि पहले फफूंदनाशक दवा से उपचारित करें और फिर राइजोबियम कल्चर से। इसके अलावा देखिए कि इसको स्फूर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अच्छा, जिसे मिला देना, मिला के बाद रखेल पड़ी कुछ देर की पानी मिला के थोड़ा देर रखें उसको छाए में। हाँ, और उसके बाद उसको लगा लें। अच्छा। तो जैसे कि बता रहा था इसमें जो दलहनी फसल है इसमें स्फूर की आवश्यकता होती है ज़्यादा मात्रा में। तो हमारे जो ज़मीन में स्फूर बहुत है तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि स्फूर घोलक बैक्टीरिया जिसको कि PSB बोलते हैं, ये बहुत ही सस्ती जो है कल्चर है। तो जहां हम राइजोबियम कल्चर का उपचार कर रहे हैं उसी के साथ भी हमको PSB कल्चर से इसको उपचारित करना चाहिए। अच्छा। तो ये जो कल्चर होता है जो ज़मीन में स्थिर स्फूर है उसको उपलब्ध कराता है पौधों को। तो इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जो हम कम खर्च में स्फूर की मात्रा उसको प्रदान कर दे रहे हैं। तो 3 प्रकार से करें। 3 प्रकार से कि पहले फफूंदनाशक दवा से उपचार करें जी, उसके बाद PSB और राइजोबियम कल्चर से। जो फफूंदनाशक दवा है उसकी जो मात्रा है 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज, और जो PSB और राइजोबियम कल्चर की जो मात्रा है इसको 5 से 10 ग्राम बीज से इसको उपचारित कर लें। किसान भाई चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा बीज को गीला भी कर सकते हैं और उसको पाउडर का अच्छी तरीका मिला लें, छाए में सुखा दें
और इसके बाद इसकी बुआई करें। लगा। अच्छा सर, ये समय में बहुत गर्मी चलत है, कई हाँ। पौधा में झुलसत भी हुई। हाँ। जल प्रबंधन कैसे करे जाए इस समय में, पानी की प्रबंधन कैसे? देखिए अभी जो गर्मी का मौसम है इसमें कोई भी फसल, खासकर जो दलहनी फसल ये अपन कह लें कि सबसे बड़ी जो आवश्यकता होती है जल प्रबंधन की, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये रहता है कि कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे लें। तो कभी भी किसान भाई जो दलहनी फसल में पानी देते हैं, ये बहाव पानी जैसे कि हम धान वगैरह में देते हैं, इसको कदापि नहीं दें, इसको से हमेशा बचें। जी जी। नाली बना लें और नाली से इसको पानी देना चाहिए। दूसरा कि कई साधन हैं, अब यदि किसान भाई के पास स्प्रिंकलर है तो स्प्रिंकलर से सिंचाई देना चाहिए। हम कोई भी सिंचाई की विधि अपनाएं, मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि पानी का जो जमाव है वो खेत में ना होने पाए, क्योंकि यदि पानी का जमाव होता है खासकर दलहनी फसल में तो ये इसके पौधे मरना चालू हो जाते हैं। अच्छा। तो हमेशा इसको या तो पाइप के द्वारा पानी दें या तो फिर नाली बनाकर पानी दें। इस बात का ध्यान रखें कि पानी का जमाव जो है वो खेत में ना होने पाए, और जैसे जैसे हम नाली के द्वारा देंगे या स्प्रिंकलर के द्वारा देंगे तो कम पानी से हम पूरे खेत की सिंचाई कर सकते हैं, और जो कम पानी से हम ज़्यादा उत्पादन इसमें प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये महीने के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जो मई माह चल रही है इसमें जो है हमको 10 दिन के अंतराल से, 10 से 12 दिन के अंतराल से इसको सिंचाई देना चाहिए। जी। और ये जो फसल है इसकी कई जातियाँ जो हैं वो 60 दिन में पक जाती हैं, कई जो 90 दिन में पक जाती हैं, और मई के आखिरी तक हमारी फसल तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जब जाति का चुनाव करें, ऐसी जाति का चुनाव करें जिसमें फली एक साथ पकती हो, जिससे कि फली को तोड़ना ना पड़े। कई जाति ऐसी होती है जिसमें फली अलग अलग समय में पकती हैं, तो उसमें हमारा तोड़ाई में ज़्यादा खर्च होता है। तो वैसी जाति का चुनाव करें जिसमें फली एक साथ पकती हो। और दूसरा कि जो ग्रीष्मकालीन का मौसम है इसमें ज़रूर 10 से 12 दिन के अंतराल से पाइप के द्वारा, या हमारे पास स्प्रिंकलर है, और यदि हमारी जो अवस्था है फूल आने की पहले की अवस्था है तो स्प्रिंकलर से हम दे सकते हैं, नहीं तो पाइप के द्वारा या नाली के द्वारा इसको पानी देना चाहिए। जी जी। सर लाखपाले सर, आप वो पीला मोजक के बारे में बताए, और कौन कौन सी बात है जिनमें नुकसान पहुंचाते हैं समय में, और लक्षण के सहित बताओ। हाँ तो पीला और निदान भी बताओ। हाँ, ये सीजन में तो पीला मोजेक नाम की बीमारी ज़्यादा आते हैं। जी जी। और जो रस चूसैया कीड़ा मन है तिही मन ज़्यादा आते हैं। लेकिन कभी कभी का होते है कि वो जो फली जब लग जाते या फली में दाना बने की जब शुरुआत होते वो समय कभी कभी एक जो कीड़ा लगते इल्ली जला मन कहता, वो इल्ली वाला छेद करके ओकर अंदर में जो दाना बना थे तेला खाए पर शुरुआत कर देते, जैसे बाकी फसल में भी होते हैं। दलहनी फसल में जो इल्ली लगे की समस्या जैसे है वैसे गर्मी के फसल में भी कभी कभी लगते। तो अगर ऐसे दिखत है और जब फली लगे वह शुरू हुई और वो में दिखाई दी, तब ओला जैसे शुरुआत में दिखाई दी ओला तो जब का फली मन दिखत है शुरुआत में ओला तोड़ ले बन, और ओकर बाद जो दवा छिड़कना है मनला। अच्छा। तो जो प्रोफेनोफाज नाम के जो दवा आते वो दवा ला छिड़क सकत हन। 25 से 30 ml दवा प्रति टंकी पानी में घोल बना के ओहू ला सांझ के बेरा में छिड़काव करना है। अच्छा। काबर जो नीली मन है वो नीचे छुपे रहते पत्ती के, और जब सांझ होते तब वो ऊपर आके बोला अपन नुकसान करे पर शुरुआत करते। तो सांझ के बेरा में छिड़काव करें। फिर से दवा के नाम सुन ले, प्रोफेनोफाज, ओकर 25 से 30 मिलीलीटर दवा प्रति टंकी पानी में घोल बना के और सांझ के बेरा में छिड़काव करें। यही दो समस्या अभी के जो उड़द मूंग लगे थे वहाँ थे। और ओकर अलावा बीच में निरीक्षण करते रहे किसान भाई मन, जैसे अभी टुटिया साहब बताइस कि ओकर जो खाद पानी है तेला देखत रहे, काबर की गर्मी ज़्यादा हुआ थे। तो पानी के मेन ओमा देखना है मतलब मुख्य रूप से ज़्यादा जरूरी है। हाँ, ज़्यादा जरूरी है। और ओकर हमारे सबके व्यवस्था ठीक ठाक रखो तो हमारा अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, उड़द से भी और मूंग से भी। जी, वो जगह जरूर रखें, वो जाए बार घूमे बार खेत में तब वो घर से इलाज कर। सर ये खाद के जो प्रबंधन है, मुड़ी जो अपन दलहनी फसल आप मुड़ी बताए हो, ये खातू कैसे डालें, कतका मात्रा में डाल रहे हैं, ये सब के बारे में थोड़ा बताओ। देखिए अब जो समय चल रहा है उसको हम कहते हैं कि समन्वित खाद प्रबंध या समन्वित उर्वरक प्रबंध करना चाहिए। जी जी। मतलब कि सिर्फ हम रासायनिक उर्वरकों को न दें, जो हमारे पास कार्बनिक उर्वरक है उसका भी देना चाहिए। तो जैसा कि पहले बताया कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है, क्योंकि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये वायुमंडल से नाइट्रोजन खींच के अपनी पूर्ति तो करते ही हैं, ज़मीन की उर्वरक शक्ति बढ़ा देते हैं, यानी ज़मीन में भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं।
दूसरा की बताया कि जो फास्फोरस की इसमें मात्रा की ज़रूरत होती है, साधारणतः हम देखें तो 20 किलो नाइट्रोजन, 50 से 60 किलो फास्फोरस और 20 से 30 किलो पोटास की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर होती है। तो इस मात्रा को हमको कम करने के लिए जो पीएसबी कल्चर है, जो राइजोबियम कल्चर है, इसका उपचारित करें। किसान भाई फास्फोरस के लिए ज़्यादातर किसान भाई डीएपी और सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं। हाँ, वही करते हैं। यदि सुपर फास्फेट यदि उपलब्ध है तो उसकी मात्रा दें। इसमें गंधक की मात्रा भी देने से 20 किलो यदि हम इसकी मात्रा देते हैं तो इसका उत्पादन में अच्छा प्रभाव पड़ता है हेक्टेयर पाछू। और ये जो है कि यदि हम राइजोबियम कल्चर कर लें, पीएसबी कर लें, तो जो उर्वरकों की मात्रा है उसको हम कम कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसकी जो मात्रा होती है ये हम जब ज़मीन की तैयारी करते हैं यानी लगाने के पहले उस समय हमको इसकी मात्रा दे देनी चाहिए। लेकिन यदि किसान भाई शुरू में यदि उर्वरक नहीं दे पाए हों या उसको थोड़ा सा फसल में कुछ वृद्धि कम दिख रही हो तो 2% यूरिया घोल से इसका उपचारित करना चाहिए। लेकिन बताया कि चूँकि ये खुद ही नाइट्रोजन ले लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि बहुत ही हमको फसल लगे कि वृद्धि नहीं हो पा रही हो तभी देना चाहिए, नहीं तो ये अपनी जो आवश्यकता है वो अपने राइजोबियम बैक्टीरिया अपने आप ही इसमें नाइट्रोजन की कर लेता है। जी, मतलब ये कह जाए कि हमें खातू की ज़्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, आवश्यक हो तभी किसान भाई हाँ, बढ़िया बात। और जो बताया कि जो संतुलित उर्वरक जो देना चाहिए वो संतुलित उर्वरक की मात्रा इसमें देना चाहिए। शुरू में देना चाहिए, शुरू में ही देना चाहिए, समय वो इतने समय उसी समय में। जी जी। अच्छा सर, ये आप तो ऐसे कौन से ऐसे काम लोग पहले किसान भाई मन कर ही जेमा रोग और बीमारी कम हो ही? हाँ, तो जैसे चुटिया साहब अभी बात करी से बीजोपचार के जी, ओकर अलावा जब लगाए बा शुरुआत करते हमन खेत के तैयारी जब करथन तो का होते हमन खेत ला तो साफ सफाई करथन लेकिन ओकर जो मेड़ है तेला छोड़ देथन। अच्छा, मेड़ की तरफ केवल तो ओकर चले के उपयोग करथन और बाकी कोई उपयोग नहीं करन। तो ओमा जो खरपतवार या झाड़ी झंकार जो लगे रही थे वही सबसे बड़े कारण है रोग राई आए के और जो कीड़ा है वो वहाँ छुपे रही थे। तो जैसे खेत के साफ सफाई हमन रखथन ऐसे मेड़ के भी साफ सफाई हमन ला रखना है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात बताया है ना। दूसरी बात है जैसे साहब बताई से कि जहाँ वो बीमारी के या कीड़ा के कोई समस्या है तो ओकर जो रोग प्रतिरोधक जाति है तेरे कर चुनाव करन और मान ले जाए वो रोग प्रतिरोधक जाति समय में नहीं मिल पाई तो जोन भी अपन पास बीजा है या जो भी जाति के मिली से बीजा ओला हमन ला बीजोपचार करना जरूरी है। जैसे साहब बताई अभी की पहले फफूंदनाशक से करना है, फिर राइजोबियम से करना है और चाहे तो पीएसबी से भी कर सकते हैं जी, है ना। तो ऐसे करी किसान भाई मन तो ओकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। साथ में लगाए बेरा एक लाइन ला छोड़ देवा तो वो चले के रात ही वो से निरीक्षण कर सकत है, ओकर से नियंत्रण बढ़िया जो भी ओकर समस्या है ओकर से नियंत्रण कर सकत है, छिड़काव करे पर भी जगह बन जाई और सब चीज़ की सुविधा हो जाए। तो सर लाखपाले सर और टुटिया जी, आप बहुत बढ़िया और बहुत महत्व की जानकारी हमारे किसान भाई में दे हो, आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर। तो संगी हो, ये मौसम में उर्द और मूंग की खेती करो। कहा है कि खेती लगर के जान करे जाए, ज्ञान के साथ करे जाए तो ही 10 गुना 20 गुना फायदा देते संगवारी हो। अभी के मौसम के हिसाब से जैसे पता ही तो इसने उर्द मूंग की खेती करो और खूब कमाओ। अवैया दरी बार एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। तल घस जम्मू संगवारी मल्ला। जय जोहार।